आज का टॉपिक है यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट फर्स्ट व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र फर्स्ट है कथनों को निम्नलिखित सूची में विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चयनित कीजिए और फिर इसके है व्याख्या में आएंगे। फर्स्ट में शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। फिर सेकंड, शिक्षक छात्राओं के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है। फिर थर्ड, समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। फिर है इसमें शिक्षक छात्राओं से उदाहरण और समांतर विचार देने के लिए कहता है। फिर फिफ्थ है तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवेदनात्मक रूप में शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। इसकी निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका है ऑप्शन सी। थर्ड एंड फिफ्थ, शिक्षण का विमर्शी स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है। इसमें स्मृति स्तर और बोध स्तर सम्मिलित होते हैं। इसमें समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्यवस्था करने के लिए संवेदनात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। फिर इसमें आएगा सेकंड में आएगा प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। ऑप्शन डी है। डी में आएगा उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करने जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। फिर डी ऑप्शन, अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है प्रभाव उत्पादक शिक्षण का प्रमुख व्यवहार या गुण है। बोरिस प्रभाव उत्पादक शिक्षण के 5 प्रमुख व्यवहार बताते हैं। पाठ स्पष्टता, निर्देशात्मक विविधता, फिर शिक्षण कार्य अभिविन्यास, अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता और छात्रों का सफलता दर। फिर है निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित हैं। ऑप्शन ए फोर्थ। इसमें है व्याख्या साइबरनेटिक्स और व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण रणनीतियां हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित रणनीति वह होती है जिसमें अधिगमकर्ता के सक्रिय भागीदारी होती है तथा शिक्षण की भूमिका केवल सहायक की होती है। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन बी है। इसमें है कार्णिक मौखिक दृश्य श्रव्य और ICT आधारित भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास का सही अनुक्रम है। कार्णिक मौखिक दृश्य श्रव्य और ICT आधारित है। फिर निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? ऑप्शन डी है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। इसे आंतरिक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इसके उदाहरण हैं इकाई के अंत में परीक्षण, मौखिक परीक्षण, त्रैमासिक परीक्षण आदि। फिर इसकी व्याख्या में आएगा इसकी शोध के प्रकार, अवरण। मौलिक शोध है सिद्धांत निर्माण के माध्यम से ज्ञान कोश में व्यवहारगत शोध, नई परिस्थितियों में सत्य या सिद्धांतों के अनुप्रयोग की संभावना को तलाशना। क्रियात्मक शोध, हस्तक्षेप आधारित सुधारात्मक पहल। व्यक्ति अध्ययन शोध, विशेषताओं पर केंद्रित गहन अध्ययन। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शोध विधि में चर परिवर्तन में हेरफेर, मैन्युपुलेशन और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यथार्थीकरण 2 मुख्य अपेक्षाएं हैं? इसमें आएगी व्याख्या में प्रयोगात्मक शोध विधि में चर परिवर्तन में हेरफेर और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यथार्थीकरण 2 मुख्य अपेक्षाएं हैं। प्रयोगात्मक शोध कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करता है। फिर 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रम में मात्रात्मक प्रतिमान पैराडाइम का उपयोग करते हुए शोध के चरणों को सही ढंग से दर्शाया गया है? इसकी व्याख्या में आएगा मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करते हुए शोध के चरणों का सही अनुक्रम है। शोध समस्या का निर्धारण या चयन है, परिकल्पना का निर्माण या प्रतिपादन, शोध अभिकल्प या डिजाइन, रूपरेखा, पद्धतों का संकलन, पद्धतों का विश्लेषण, सामान्यकरण एवं निष्कर्ष, परिणामों की निहितार्थ। फिर इसमें आएगा शोध आचार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना जाता है? इसमें आ जाएगा, इसमें व्याख्या में आएगा शोध आचार नीति के संदर्भों में पद्धतों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी को सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना जाता है। इसका कारण यह है कि कई बार अपने पूर्वाग्रहों के चलते शोधकर्ता पद्धतों के विश्लेषण के उपरांत उनकी व्याख्या करते समय तथा परिणाम की जानकारी देते वक्त सूचनाओं को छुपा लेता है या गलत अथवा मनमाने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकता है। फिर 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण के आधार पर शोध में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन इसमें सी में आएगा शोध पद्धतों की उपलब्धताओं की गुंजाइश में विस्तार हेतु शोध में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। आज के समय शोध में ICT का अनुप्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। यह पद्धतों की प्राप्ति, पद्धतों के संग्रहण, रिपोर्ट तैयार करने, समीक्षा समेत कई कार्यों में शोध कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। फिर 11 नंबर, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है? ऑप्शन सी है। इसमें आएगा तदनुभूतिक अधिगम। इसकी व्याख्या में आएगा प्रभावी संप्रेषण के लिए सुनना एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रभावी ढंग से सुनने के अभाव में संदेश को गलत समझा जा सकता है। तदनुभूतिक अधिगम विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है। फिर इसमें आएगा 12 नंबर, संचारित संदेश को माना जाता है? ऑप्शन ए है सामाजिक उत्पाद। संचारित संदेश को सामाजिक उत्पाद माना जाता है। किसी
संदेश को संचारित करने हेतु समाज एक आवश्यक अवयव है। समाज एक आवश्यक अवयव है। फिर कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को सीमित किया जा सकता है, जिसके उपयोग से बचकर ऑप्शन बी है घिसी पिटी शब्दावली के उपयोग से बचकर कक्षागत संप्रेषण में अर्थात शोर को सीमित किया जा सकता है। फिर 14 में आएगा कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है। ऑप्शन इसमें आएगा, ऑप्शन व्याख्या सहित डी है। डी में आएगा कक्षा संप्रेषण शिक्षण कार्य का महत्वपूर्ण घटक है। कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्न बिंदु उपयोगी हैं। शब्दाडंबर के स्तर की पहचान करना, वाणी में उतार चढ़ाव, भाषा को प्रासंगिक बनाना। फिर इसमें नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के दो कथन दिए गए हैं। इसमें अभिकथन में आएगा हास और परिहास के साथ वाक कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। तर्क आर, यह आलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपूर्वक परक नहीं बनाते हैं। इसमें उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प चुनिए। फिर इसमें है व्याख्या में कक्षा में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य संवाद को कक्षा संप्रेषण कहते हैं। यह शिक्षण एवं अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया है। हास और परिहास के साथ वाक कौशल संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। अलंकारिक हस्तक्षेप भी कक्षा संचार को उद्देश्यपरक बनाता है। फिर 16 नंबर में निम्नलिखित श्रृंखला में अगली दो संख्या क्या होगी। 1 4 3 16 5 36 क्वेश्चन मार्क 9 100। तो इसमें आएगा बी 7 64। इस श्रृंखला में 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाया गया है, जिसमें विषम संख्याओं को वैसे ही अंकों में लिखा गया है, जबकि सम संख्याओं के स्थान पर उनका वर्ग लिखा गया है। अतः 1 2 का स्क्वायर, फिर 3 4 का स्क्वायर, 5 6 का स्क्वायर, फिर 7 8 का स्क्वायर, 9 फिर 10 का स्क्वायर। ठीक है, 1 4 3 16 5 36 7 64 9 100। फिर है यह 7 64 है। ठीक है, फिर इसमें आएगा, फिर है 17 में तीन संख्याओं का औसत 22 है। 3 संख्याओं का औसत 22 है। 2 संख्याओं का योग 24 है। 3 संख्या का औसत 22 है। 2 संख्याओं का योग 24 है और इन 2 संख्याओं का अनुपात 7:5 है। इन 3 संख्याओं को ज्ञात किया। इसमें 3 संख्याओं का औसत 22 है, 2 संख्याओं का योग 24 है और उसका अनुपात 7:5 है। मान प्रथम 2 संख्या 7x और 5x है। अतः 7x + 5x बराबर 24 है। 12x बराबर 24 है, तो x बराबर 2। फिर इसमें आएगा, अतः यह 2 संख्याएं हैं। 7 गुना 2 बराबर 14 और 5 गुना 2 बराबर 10। अब माना तीसरी संख्या y है। अतः 10 + 14 + y बटे 3 बराबर 22 या 24 + y बराबर 22 गुना 3। तो y बराबर हो जाएगा 66 - 24। y का मान आएगा 42 है। अतः 3 संख्याएं 14 10 और 42 है। फिर यदि किसी कूट भाषा में केमिस्ट्री को DGFL JRUGZ लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ज्योमेट्री को किस रूप में लिखा जाएगा। इसमें है
ऑप्शन डी है HDPLFSSX। फिर इसमें आ जाएगा 19 नंबर में आएगा यदि A+B का 20% AB के 50% के बराबर है और A-B का 40% AB के 70% के बराबर है तो BA का कौन सा भाग है? यह A 3/7 3/17 फिर आ जाएगा 3/17। इसमें आ जाएगा 20 नंबर में आएगा निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? ABB BCF CDL क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक एक जुड़ता आ रहा है सभी में, तो जुड़ता है तो इसका आ जाएगा BDET। फिर 21 नंबर में नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अन्य 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है? तंत्रिका विज्ञानी, हृदय रोग विशेषज्ञ, कमियां गर, स्त्री रोग विशेषज्ञ। फिर इसमें आ जाएगा नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 यांत्रिक विज्ञानी, हृदय रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सा संबंधी व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि कीमिया गर वह व्यक्ति है जो चिकित्सा अध्ययन से जुड़ा है वरन निम्नवत है। तंत्रिका विज्ञानी वह जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों को प्रभावित करने वाले विकारों को इलाज करता है। हृदय रोग विशेषज्ञ बराबर वह जो हृदय संबंधी विकारों का इलाज करता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ बराबर वह जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य में विशेषज्ञता रखता है। कीमिया गर बराबर वह व्यक्ति जो प्राचीन रसायन का अभ्यास करता है। फिर 22 नंबर तर्क वाक्य सभी भारतीय चावल का सेवन करते हैं और कुछ भारतीय चावल का सेवन करते हैं। किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है उपाशयन में आएगा। उपाशयन या अधीनस्थ संबंध में कर्ता और विधेय समान होता है परंतु मात्रा भिन्न होती है। सभी भारतीय चावल का सेवन करते हैं, कुछ भारतीय चावल का सेवन करते हैं। उपर्युक्त तर्क वाक्यों में कर्ता और विधेय समान है परंतु मात्रा भिन्न है। फिर 23 नंबर है भारतीय तर्कशास्त्र में ज्ञान के किस साधन से 2 वस्तुओं के बीच समानता प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए तुलना में आएगा। भारतीय तर्कशास्त्र में तुलना से 2 वस्तुओं के बीच समानता प्राप्त की जाती है। फिर 24 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन डी है वह अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगशील है। वह अत्यधिक देखभाल करती है और सहयोगशील है। भाषा के सूचनात्मक उपयोग को अभिव्यक्त करता है। फिर 25 नंबर में आएगा मिस्टर एक्स कंगाल है, इसलिए इसको महाविद्यालय में प्रवेश देने में वरीयता दिया जाना चाहिए। यह तर्क दोष किस प्रकार के दोष का घोतक है? ऑप्शन बी है यह एड मिजेरिकॉर्डियम। फिर है एड मिजेरिकॉर्डियम एक तर्क दोष है जिसमें कोई व्यक्ति अपने विरोधी को दयापूर्ण स्थिति को आधार बनाकर तर्क को सिद्ध करने का प्रयास करता है। उपर्युक्त उदाहरण में मिस्टर एक्स के कंगालपूर्ण स्थिति को वो आधार बनाकर तर्क दिया गया है। फिर इसमें प्रश्न संख्या 26 से 30 निम्नलिखित तालिका पर विचार करते हो उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक है, ये ABC है, ये भवन है। ठीक है, ये है। फिर इसके मैं क्वेश्चन प्रथम सिद्धम प्रकाशन गृह
ग्रह ए और डी द्वारा प्रकाशित अकादमिक पुस्तकों की संख्या में कितना अंतर है। एक द्वारा प्रकाशित अकादमिक पुस्तकों की संख्या 7/10 गुना यह 28,200 बराबर आएगा 19,740। और डी द्वारा प्रकाशित अकादमिक पुस्तकों की संख्या है 8/13 ये गुना हो गया गुना 31,200 बराबर यह 19,200। अभिष्ट अंतर है 19,740 माइनस 19,200 तो यह हो गया 540 फिर हो जाएगा 27 नंबर में आएगा निम्न यदि प्रत्येक वितरक को समान संख्या में पुस्तकें मिलती है तो प्रत्येक वितरक को प्रकाशक ई द्वारा कितनी पुस्तकें दी गई थी। ऑप्शन बी यह 1014 है। ई द्वारा वितरित पुस्तकों की संख्या 33,800 गुना 78/100 बराबर 26,364। कुल वितरकों की संख्या 26 है, अतः सभी वितरकों द्वारा वितरित पुस्तकों की संख्या 26,364/26 बराबर 1014। फिर 28 नंबर आएगा प्रकाशक एफ और जी द्वारा प्रकाशित गैर अकादमिक पुस्तकों की औसत संख्या कितनी है। यह है डी 19,950। एफ द्वारा प्रकाशित गैर अकादमिक पुस्तकों की संख्या बराबर 35,700 गुना 6/17 बराबर 1 यह आ जाएगा 12,600। जी द्वारा प्रकाशित गैर अकादमिक पुस्तकों की संख्या है 35,700 गुना है 13/18 बराबर हो जाएगा 27,300। एफ और जी द्वारा प्रकाशित कुल गैर अकादमिक पुस्तकों की संख्या प्लस 27,300 बराबर 39,900। अतः एवरेज औसत हो जाएगा 39,900/2 बराबर 19,950। फिर आ जाएगा यदि प्रकाशक डी ई और एफ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या में 20% वृद्धि होती है और शेष प्रकाशकों की पुस्तकों में 20% की कमी होती है तो सभी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का औसत कितना है इसका ऑप्शन 31,880। डी ई और एफ द्वारा प्रकाशित कुल पुस्तकों की संख्या बराबर होगा 31,200 प्लस 33,800 प्लस 35,700। 20% वृद्धि के बाद डी ई एंड एफ द्वारा प्रकाशित कुल पुस्तकों की संख्या ये हो जाएगी 100,700 गुना 120/100 बराबर एक ये हो जाएगा 21,22 यह 1,20,840। शेष प्रकाशन भवन द्वारा कुल पुस्तकों की संख्या 28,200 प्लस 33 यह हो जाएगा 3,32,200 प्लस 29,700 प्लस 37,800 बराबर 1,27,900। फिर इसमें आ जाएगा इसमें 20% की कमी के पश्चात शेष प्रकाशन भवन द्वारा प्रकाशित कुल पुस्तकों की संख्या ये बराबर है 1,27,900 गुना 80/100 बराबर ये हो जाएगा 102,320। फिर अतः कुल प्रकाशित पुस्तकों की संख्या बराबर रहेगी ये हो जाएगी 120,800 प्लस 102,320 बराबर हो जाएगा 12,28,160 और कुल प्रकाशन भवन 7 हैं। अतः अभिष्ट औसत बराबर ये हो जाएगा दिखाएं 2.5 सैकड़ा 2,23,160/7 बराबर होगा 31,880। प्रकाशक सी और
ई, सी और ई द्वारा वितरित पुस्तकों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन है 53,688, 53,800 और 688। फिर इसमें सी द्वारा वितरित पुस्तकों की संख्या बराबर 29,700 गुना 92/100 बराबर होगा 27,324 है। ई द्वारा वितरित पुस्तकों की संख्या बराबर हो जाएगा 33,800 गुना 78/100 बराबर हो जाएगा 26,364 है। सी और ई द्वारा वितरित पुस्तकों की संख्या बराबर होगा 27,324 प्लस 26,364 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 53,688। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करें। फिर इसकी आ जाएगी, इसका है व्याख्या सहित आंसर। डी में है उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम। दिए गए तथ्यों का सही वर्णन है। AVI बराबर ऑडियो वीडियो इंटरलैब मल्टीमीडिया प्रारूप है जिसका .avi विस्तार है। एक्सेल बराबर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो विंडोज, एंड्रॉयड, iOS आदि उपकरणों का प्रयोग होता है। फिर है HDD बराबर इसका पूर्ण रूप हार्ड डिस्क ड्राइव है। यह आंकड़ों का भंडारण करता है। फिर उबंतु उबंतु एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर BCD का तात्पर्य है ऑप्शन ए बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर इसमें आएगा BCD का तात्पर्य बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर इसमें आ जाएगा, फिर इसमें BCD से तात्पर्य बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर 33 निम्नलिखित में से किस में नेटवर्क वॉरियर्स के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन डी में आएगा VoIP से नेटवर्क वॉरियर्स के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है। VoIP का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो एक विधि या तकनीकी का समूह है जिसकी सहायता से टेलीफोन कॉल किया जाता है। इसमें एनालॉग वॉइस सिग्नल को डेटा पैकेट में बदला जा सकता है। फिर 34 निम्नलिखित में से कौन 1 अरब बिलियन लक्षणों का प्रतिरूप है? ऑप्शन सी आएगा, सी 1 गीगाबाइट। फिर इसमें आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन 1 अरब बिलियन संरक्षणों का प्रतिरूपण है? यह 1 गीगाबाइट डिजिटल भंडारण से 1 किलोबाइट बराबर 1000 बाइट्स। अतः 1 गीगाबाइट बराबर ये इतने 51 सैकड़ा बाइट्स। 1 अरब बाइट। फिर किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा विलगन इसके बिलिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी आएगा, कूटबंधन। डेटा विलगन संवेदनशील डेटा को बाधित या हटाने की अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है और कूटबंधन किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए अगणित तकनीक का किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा विलगन करता है। फिर इसमें आएगा
36 नंबर में आएगा बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी लिफ्ट दीवार बनाने जैसे उपाय को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन बी में आएगा निवारण। बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी लिफ्ट दीवार बनाने जैसे उपाय को निवारण कहा जाएगा। 37 भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किस किस का योगदान है? इसमें आ जाएगा व्याख्या भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास ऊर्जा तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण का योगदान है। भू ऊष्मा ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा की भारत में पर्याप्त संभावनाएं हैं, किंतु इसके दोहन के लिए हमारे पास पर्याप्त तकनीक का अभाव है जो कम लागत पर यह ऊर्जा सुलभ करा सके। वर्तमान समीक्षा 2019 के अनुसार 17 दिसंबर 2019 तक नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता 84.40 गीगावाट है तथा कुल स्थापित तथा पाइपलाइन प्रोजेक्ट की क्षमता 150.66 गीगावाट है। फिर 38 नंबर, वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें आ जाएगा सी में आएगा। सी में श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना। वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना है। फिर नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन में यह आएगा हिमालय परितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तर्क आर है हिमालय परितंत्र अनेक स्वदेशी जातियों का घर है। इसमें आ जाएगा व्याख्या में बी में आएगा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है क्योंकि हिमालय परितंत्र को कायम रखना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि यह अनेक स्वदेशी जनजातियों का घर है, बल्कि इसलिए भी आवश्यक है कि यह वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की अनेकों प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है। फिर 40 में विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश की प्रारूपी सीमा क्या है? इसका है डी में आएगा ग्रेटर देन 40% है। 40% से अधिक विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश की प्रारूपी सीमा 40% से अधिक है। फिर इसमें आएगा 41 में नामित विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या और उपलब्धियां होती अनिवार्य हैं? फिर इसमें आ जाएगा व्याख्या में नामित विश्वविद्यालय पढ़ने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा STOPUS या WOS जर्नल में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक शर्तें हैं। संस्थान 20 वर्षों से अधिक समय में अस्तित्व में हो, संस्थान
में कम से कम 5 स्नातक विभाग हो। फिर संस्थान में शिक्षक छात्र अनुपात कम से कम 1:20 हो, आदि। फिर 42 आ जाएगा, 42 में आएगा, भारत सरकार की निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है, जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो। ऑप्शन बी है STRIDE, यह भारत सरकार की STRIDE स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है, जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो। गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्न में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है। ऑप्शन इसमें आएगा। फिर इसमें गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण वाणिज्य एवं व्यापार विभाग द्वारा किया जाना निहित है। फिर इसमें आ जाएगा 48 नंबर, भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियाँ दी गई हैं। इसमें आ जाएगा, फर्स्ट है अतिरिक्त विनियामक संस्थाओं का होना, निजी विश्वविद्यालयों को बंद किया जाना, उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, फिर सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास, उच्च शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रथम प्रयास उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा दी गई प्रमुख संस्तुतियाँ हैं। फिर कथन नीचे अभिकथन ए है और तर्क आर के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, यह भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट माना जाता है। फिर तर्क आर, अति श्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। फिर इसमें है व्याख्या में आएगा, व्याख्या में इसमें है बी में आएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं, किंतु तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यह प्रतियोगिता का अभाव है, ना कि इन विश्वविद्यालयों की उत्कृष्ट छवि जो ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर 40 से 50 इसमें आ जाएगा, प्रश्न संख्या 40 से 50 निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक स्वतंत्र रूप से नम्य विनिमय दर प्रणाली तथा स्थिर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के अंतर्गत राष्ट्र की मुद्रा का अवमूल्यन तब तक होता रहेगा जब तक कि मौद्रिक घाटा पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता। प्रतिबंधित प्लव के तहत राष्ट्र के मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा प्रायिक घाटे को पूर्ण रूपेण समाप्त करने के लिए अपेक्षित पूर्ण अवमूल्यन की अनुमति प्रदान नहीं की जाती। एक नियत विनिमय दर प्रणाली के
अंतर्गत विनिमय दर में अवमूल्यन केवल अनुमत संकीर्ण सीमाओं के भीतर हो सकता है, ताकि भुगतान संतुलन संबंधी अधिकांश समायोजन कहीं और से किया जा सके। अवमूल्यन को उसी सीमा तक अनुमति दी जाती है जब घाटे से ग्रस्त देश में उत्पादन तथा आय को प्रोत्साहन मिले तथा आय में वृद्धि हो, और इस प्रकार एक स्वतंत्र रूप से नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत अवमूल्यन से उत्पन्न व्यापार संतुलन में आय मौलिक सुधार में कमी लाए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आय में स्वतः होने वाले परिवर्तन न हो तो भुगतान संतुलन संबंधी घाटे को समाप्त करने के लिए और अधिक अवमूल्यन करने की आवश्यकता होगी। एक स्वतंत्र रूप से नम्य विनिमय दर के अलावा भुगतान संतुलन से देश को धन की आपूर्ति में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज दर में वृद्धि होती है। इसके कारण घाटे से जूझ रहे राष्ट्र में घरेलू निवेश एवं आमदनी में कमी आ जाती है तथा इसके फलस्वरूप आयात में कमी आ जाती है और घाटा कम हो जाता है। ब्याज दर में वृद्धि के कारण विदेशी पूंजी का भी अंतः प्रभाव बढ़ता है। लाभ अर्जन की स्थिति में रहे राष्ट्र की तुलना में घाटे से ग्रस्त राष्ट्र में जब आमदनी और धन की आपूर्ति में कमी आ जाती है तो मूल्यों में भी कमी आ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप घाटे से ग्रस्त राष्ट्र के व्यापार संतुलन मुख्य सुधार। फिर इसमें मौद्रिक घाटे के संपूर्ण उन्मूलन हेतु क्या आवश्यक है। इसमें आएगा मौद्रिक घाटे के उन्मूलन हेतु स्वतंत्र विनिमय दर प्रणाली आवश्यक है। संपूर्ण अवमूल्यन को अनुमति क्यों नहीं दी जाती? संपूर्ण अवमूल्यन को अनुमति क्यों नहीं दी जाती? इसमें आ जाएगा पूर्ण अवमूल्यन को अनुमति इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि भुगतान संतुलन संबंधी समायोजन कहीं और से किया जाना चाहिए। मुद्रा के सीमित अवमूल्यन की अनुमति दी जाती है। फिर ऑप्शन सी है घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसमें आएगा घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सीमित अवमूल्यन की अनुमति दी जाती है। फिर स्वतंत्र विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? ऑप्शन बी है। बी में आएगा स्वैत घाटित आय संबंधी परिवर्तनों की अनुपस्थिति में बृहत्तर अवमूल्यन। स्वतंत्र विनिमय प्रणाली के अंतर्गत स्वैत घटित आय संबंधी परिवर्तनों की अनुपस्थिति में बृहत्तर अवमूल्यन होता है। फिर इसमें आएगा 50 नंबर अवतरण के अनुसार भुगतान संतुलन में घाटे के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें डी में आएगा घाटे से ग्रस्त राष्ट्र के व्यापार संतुलन में सुधार। अवतरण के अनुसार भुगतान संतुलन घाटे के परिणाम स्वरूप घाटे से ग्रस्त राष्ट्र के व्यापार संतुलन में सुधार होता है।